तो आज की हमारी चर्चा का विषय है महात्मा गांधी और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें 1915 से 1937 तक के उस दौर में ले जाते हैं जिसने कह सकते हैं भारत के भविष्य की नींव रखी। सही कहा। और ये सिर्फ कुछ तारीखें या घटनाएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक राष्ट्र के जागने की कहानी है, संघर्ष करने की और अपनी पहचान बनाने की। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सत्य और अहिंसा जैसे साधारण लगने वाले विचारों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को चुनौती कैसे दी। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1915 में, जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हाँ। लेकिन यहाँ तो 1905-7 के स्वदेशी आंदोलन की वजह से माहौल पहले से ही गर्म था। लाल बाल पाल जैसे नेताओं की धूम थी। बिल्कुल, राजनीतिक जमीन तैयार थी। तो सवाल यह है कि गांधी जी ने आते ही ऐसा क्या अलग किया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, गांधी जी जब भारत आए तो वो सीधे राष्ट्रीय राजनीति में नहीं कूदे। अच्छा। हाँ, उन्होंने पहले भारत की जमीनी हकीकत को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया। और ये उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह थी। और फिर 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन किए। हाँ, किसानों और मजदूरों के लिए। ये भारत में उनके पहले बड़े सत्याग्रह थे। लेकिन ये तो स्थानीय आंदोलन थे ना? बिल्कुल। देखने में तो स्थानीय ही लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। कैसे? इनके जरिए गांधी जी ने भारत के आम लोगों की समस्याओं को समझा, उनसे एक सीधा जुड़ाव बनाया। ओके। और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह को एक कारगर हथियार के रूप में आजमाया और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा जीता। तो यहाँ से आंदोलन का पैमाना राष्ट्रीय हो जाता है। 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। सूत में इसे न दलील, न वकील, न अपील वाला कानून कहा गया है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ओह! ये भारतीय लोगों के नागरिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन था और इसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और इसी गुस्से का नतीजा था 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस क्रूर घटना ने ब्रिटिश शासन के जो नैतिक दावे थे उन्हें पूरी तरह से खोखला साबित कर दिया। मतलब लोगों का भरोसा उठ गया। बिल्कुल, बहुत से भारतीयों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया। इसी पृष्ठभूमि में 1920-22 में गांधी जी और अली बंधुओं के नेतृत्व में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और लक्ष्य था स्वराज। दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा था, जिसमें सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामानों का बहिष्कार भी शामिल था। सही का। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी इस तरह के आंदोलन के तरीकों से असहमत थे। हाँ, ये भी सच है। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहां भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन अचानक वापस ले लिया। हाँ, ये गांधी जी के सिद्धांतों को दिखाता है। उनके लिए अहिंसा किसी भी लक्ष्य से ऊपर थी। मतलब आजादी से भी ऊपर। उनके लिए, हाँ, उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। और उनका मानना था कि हिंसा से मिली आजादी सच्ची आजादी हो ही नहीं सकती। इस फैसले के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 6 साल की सजा सुनाई गई थी उन्हें। बिल्कुल। कुछ साल बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। तो पूर्ण स्वराज्य, पूरे आजादी की मांग, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान हुआ। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, बहुत बड़ा। कैसे? अब तक बात डोमिनियन स्टेटस की ओर रही थी, लेकिन अब भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक स्पष्ट और शक्तिशाली लक्ष्य दे दिया। बिल्कुल। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने जो हथियार चुना वो बहुत ही अनोखा था। नमक। है ना कमाल की बात। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। नमक जैसी आम चीज को विरोध का प्रतीक बनाना, ये सच में एक लाजवाब रणनीति थी। ये गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों?
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि नमक पर टैक्स हर भारतीय को प्रभावित करता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या वर्ग का हो। सही बात है। इसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब शांति से कानून तोड़ना। एकदम सही। स्रोत में गांधी जी की 3 शर्तों का भी जिक्र है। हाँ, पहली कि नमक कानून रद्द होने तक आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। दूसरी, मेरे कानून तोड़ने के बाद पूरे देश को ऐसा करना चाहिए। और तीसरी, सभी को सिर्फ खादी पहननी चाहिए। ये शर्तें सिर्फ निर्देश नहीं थीं, है ना? नहीं, ये अनुशासन और आत्मनिर्भरता का संदेश थी। और इस आंदोलन का असर इतना व्यापक था कि मार्च 1931 में सरकार को गांधी-इरविन समझौता करना पड़ा। बिल्कुल, जिसके तहत आंदोलन रोका गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। लेकिन लंदन में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, वो तो असफल रहा। हाँ, और गांधी जी को भारत लौटकर आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ा। तो संघर्ष जारी रहा और इसी दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। अच्छा। इसने प्रांतों में सीमित ही सही पर एक चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार का रास्ता खोला। और जब 1937 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। बहुत बड़ी। 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। वाह। और ये दिखाता है कि जमीनी संघर्ष का असर अब राजनीतिक सत्ता में दिखने लगा था। मतलब एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी थी। बिल्कुल। भले ही पूर्ण स्वतंत्रता भी दूर थी, लेकिन भारतीयों के हाथ में शासन की बागडोर आने की ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी। तो आज हमने 1915 से 1937 के उस दौर को समझा जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों ने न केवल ब्रिटिश राज को चुनौती दी, बल्कि भारत के लोगों को एकजुट भी किया। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ होती है। क्या? ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं थी, ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बनाने की लड़ाई भी थी। और आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जरूर। शोध में ये जिक्र है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके तौर तरीकों का विरोध किया था। हाँ, उन्हें डर था कि जन आंदोलन से अराजकता फैल सकती है। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक पूरा देश किसी एक लहर के साथ आगे बढ़ रहा हो, तब उससे अलग राय रखना मतलब कितना मुश्किल होता होगा या कितना जरूरी। और एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन में असहमति और आलोचना की क्या जगह होनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।